दिस चैप्टर स्मॉल बिजनेस एंड ऑन्टरप्रोनरशिप स्किल्स। ये जो बिजनेस ऑन्टरप्रोनरशिप है, दिस इज एक्चुअली एन एडेड। अगर आप आज से 3 साल पहले की बुक निकालोगे ना, तो उसके अंदर इस चैप्टर का नाम था स्मॉल बिजनेस एंड ऑन्टरप्रोनरशिप, and right now it has been changed into MSME and business entrepreneurship. So I'm just giving you a quick recap, हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, if you have missed it. द वेरी फर्स्ट इज कि जो MSME होता है, यानी कि आपका माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दे आर द वन। जितने बड़े बिजनेस के बारे में आप बात करते हो, एनी मतलब कि आप पेट्रोलियम का बिजनेस कहोगे, तो पेट्रोलियम बिजनेस में पेट्रोलियम जो मेन है वो तो हो सकता है किसी बड़ी कंपनी का काम हो, लेकिन उससे रिलेटेड, जैसे वो पेट्रोलियम को निकालने के लिए जो सामान चाहिए, इवन हम लोगों ने कल लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था, चंद्रयान आपका जो मार्स मिशन है, उनके अंदर भी जो सामान जो यूज हुआ था, दैट वर प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल बिजनेस। And in India, around 90% of the business comes under MSME. The main problem is कि इनमें से बड़ी सारी बिजनेस जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब उन्होंने खुद को रजिस्टर नहीं कर रखा है, बट दे आर द बेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे पास में ट्रेडिशनल बिजनेस भी है। ट्रेडिशनल मतलब जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, खादी, मतलब जो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। सेरिकल्चर यानी कि सिल्क वॉर्म, यू नो, हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी साड़ियां होती हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, दे हैव सम नेम। बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी, दे आर ऑल ओल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस। वेरस आपके जो न्यू पावर लूम्स के साथ में जो मॉडर्न बिजनेस है, वो भी है। देन वी classify these business according to the investment that we do in this. अगर 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आता तो हम उनको माइक्रो बोलते हैं। देन 10 से 50 के बीच स्मॉल, एंड देन अबाउ 50 till 250 भी कम, मतलब उनको हम मीडियम में लाते हैं। बट अगर हम देखें तो हमारे यहाँ माइक्रो या स्मॉल ज्यादा है। इफ यू लुक इनटू द ओवरऑल, तो हमारे यहाँ पर जो है माइक्रो ज्यादा है। नाउ देन हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज द रोल ऑफ MSME इन द लास्ट क्लास। दे आर द वन विच आर, जितने भी आपके बैकवर्ड रूरल एरियाज हैं, वहां पर इन ये बिजनेस ज्यादा रहते हैं। सो दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सच एरियाज। जब इन एरियाज में लोग काम करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, GDP बढ़ता है। आपके जितने भी घर में यूज होने वाले सारे नॉर्मल सामान होते हैं, ये सब आपके यहीं से आते हैं, वेदर इट इज योर रेडीमेड गारमेंट्स और योर स्टेशनरी और योर डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, एवरीथिंग। And then they are using less technology and more people. They give importance to people जो बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं, बट ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते। लेस फॉर्मेलिटी, लेस कॉस्ट and timely decision. But on the other hand, since मैंने आपको बार बार मैं आपको ये बात बता रही हूँ that these business जो है, they actually many of them are still under disorganized. अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इनको डिसऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में MSME के अंडर लेकर आए, लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो ऐसे बिजनेस को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो है फाइनेंस, क्योंकि उनको इजी फाइनेंस नहीं मिलता। देर आर सो मेनी फॉर्मेलिटीज जो उनको देखनी पड़ती, इवन इफ दे आर टेकिंग द लोन फ्रॉम द MSMED के जो अपने मतलब की एलिमेंट्स है वहां से। देन रॉ मटेरियल्स, भाई बड़ी कंपनीज रॉ मटेरियल को स्टोर कर सकती हैं, लेकिन ये लोग रॉ मटेरियल्स उतना ही खरीदते हैं जितना इनको चाहिए।
So sometimes they are not able to procure the raw material, or they have to pay more. Then when it comes to company form, वहां मैनेजरियल स्किल अच्छा होता है, बिकॉज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर देयर, और वो सब जो है दे आर ऑल एक्सपर्ट्स. लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल इंसान है. द पर्सन मे बी एजुकेटेड, द पर्सन मे नॉट बी एजुकेटेड. तो उनके लिए मैनेज करना, सामान को मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में पहुंचाना, सामान के मतलब कि एडवर्टीजमेंट करना, ग्लोबल कंपटीशन में अपने आप को खड़ा करना, they are all a challenge, they are the challenges for them. Now today we would be starting MSME and entrepreneurship development. Please, ये जो मतलब कि this one है, this is not only your syllabus, this is not only important, ये वाला पूरा का पूरा आपका 12th स्टैंडर्ड के बाद when you would be giving your CUET, उसमें ये पूरा एक चैप्टर अलग से है. एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी, इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक जो ऊपर 3 मार्कर क्वेश्चन था वो, एंड देन ये वाला जो क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और अभी नीचे जो हम लोग पेटेंट वगैरह पढ़ेंगे वो बहुत ही कॉमन है फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स, क्योंकि पहले ये नहीं था. Entrepreneurship is the process of setting up one's business distinct from pursuing any other activity. मतलब in another word it is the same what we call as business. लेकिन बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग वगैरह भी है, इसके अंदर हम इनोवेशन को डालते हैं, इनमें हम कुछ नई चीज को बनाने की कोशिश करते हैं. द पर्सन, ये आपके सारा 1 मार्कर क्वेश्चन है. द पर्सन हु सेट्स अप हिज बिजनेस इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर, और उसके बिजनेस यूनिट को हम कहते हैं एंटरप्राइज या एंटरप्राइज. द राइट pronunciation right now is enterprise. It is interesting to note that entrepreneurship, beside providing self-employment, is responsible to a great extent for creation and expansion of opportunity for employment and profession. क्योंकि भाई अगर आपका बिजनेस होगा तो लोग उसमें जुड़ेंगे, यानी कि आपके यहाँ नौकरी करेंगे, एंड वो नौकरी करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो नौकरी करने वाला एक सिंपल लेबर भी हो सकता है. So it becomes crucial for the overall economic development. Everyone needs entrepreneurs. Entrepreneurs, whereas a developing country needs entrepreneurs to initiate the process of development, the developed needs to sustain it. भाई हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग है, और हम जितनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, इंडस्ट्री से हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. वेरएस अमेरिका जैसी कंट्री जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहां पर उनको सिर्फ अपने उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए उनको चाहिए. इन इंडियन कंटेक्स्ट, ऑन वन हैंड employment opportunities in public sectors and large sectors are shrinking. भाई मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, those who are trying for बैंकिंग के लिए कोशिश करते हैं, हालांकि आपको पता है बैंकिंग एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है. I cleared banking and SSC in one go without any book. लेकिन फिर भी ड्यू टू अदर फैक्टर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भाई 2.5 लाख मतलब कि बच्चे देते हैं वो, एंड आपके सिर्फ 250 होते हैं जॉब्स, तो नेचुरल है कि देयर इज मिसमैच. सेकेंडली, अब नंबर ऑफ लार्ज स्केल में भी लार्ज सेक्टर्स भी जो है दे आर ऑल्सो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी यूज होती है. तो अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करते हैं, इफ वी आर ट्राइंग टू डेवलप मोर इंडस्ट्रीज, अपना तो फायदा करेंगे बट वी विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल टू अदर्स. एमएनसीज बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं,
एंड एवरीबडी इज नॉट एबल टू गेट इनटू अ बिग कंपनी. आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी एमबीए कर लो, नॉट एवरीवन कैन गेट इनटू इन्फोसिस और गूगल. देन अगर आपकी अपनी कंपनी, तो हो सकता है टुमारो आफ्टर 10 years योर कंपनी इज इन दैट वे. Need thus the need of entrepreneurship arises from functions of entrepreneurs they perform. अब ये पेपर में आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये आपके पेपर के अंदर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन में आता है. I'm writing the type of questions that you can get from this particular concept, so please do pay attention. मतलब आपको जो है कुछ लाइंस दे दी जाएंगी फ्रॉम एन एग्जाम्पल, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि किस कैरेक्टरिस्टिक को, किस नेचर को बता रहा है. Entrepreneurship is not a mysterious gift or something happens by chance. It's a systematic, step by step and purposeful activity. This is the one which you can get आपके पेपर में. It has certain temperamental skill and other knowledge and competency requirement. Temperamental मतलब आपका behavior, मतलब कुछ आपके behavior का मतलब यहाँ वो वाला behavior नहीं, यहाँ पर how you need to manage. That can be acquired, learned and developed both by formal education and vocational training. Like आजकल in the government of India also there are, मतलब हमारे पास में स्पेसिफिकली वोकेशनल ट्रेनिंग्स है. लाइक आपका वर्ल्ड स्किल इंस्टीट्यूट, पहले इसको हम आईआईटी बोलते थे, नाउ इट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड स्किल इंस्टीट्यूट. इट्स इन दिल्ली एंड दे आर प्रोवाइडिंग यू द स्किल डेवलपमेंट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. अगर आपको मोबाइल से रिलेटेड करना है, आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड करना है, तो दे गिव यू द ट्रेनिंग फॉर दैट. हैंड्स ऑन ट्रेनिंग. हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का मतलब क्या है? करके सीखना. इन सम ऑफ द स्कूल्स vocational training is a part of their curriculum. Last year I had one girl who was from Kolkata, Molika. She, मतलब कि उसका मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट was her subject. एंड स्टिल आई हैव सम, मतलब कि नोन टू पीपल जिनके स्कूल के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल इज इटसेल्फ अ सब्जेक्ट. मतलब अगर आप सीबीएसई के साइट पर देखोगे ना, यू विल फाइंड दिस. तो एक तो आपको बेसिक एजुकेशन हमेशा रहना चाहिए, प्लस यू शुड हैव सम वोकेशनल ट्रेनिंग, या आप सीखते हो बाय ऑब्जर्विंग. जरूरी नहीं है ना हर एक इंसान स्कूल जाता है, हर एक इंसान यूनिवर्सिटी जाकर स्किल्स को सीखता है, बट वी कैन डेफिनेटली डू इट. नाउ यहां से लेकर यहां तक द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रूशियल फॉर dispelling the myth entrepreneurs are brought rather than made. ये कौन सा कंसेप्ट है? मतलब कोई पैदाइशी मैनेजर नहीं होता, कोई पैदाइशी बिजनेसमैन नहीं होता. ना आप हो ना मैं हूं. I myself can tell I'm not an entrepreneur, but I can tell मतलब कि I can tell site example कि certain things we learn only when we are in that area. हम जब उस एरिया के अंदर घुसते हैं तो हमें समझ आता है. एंड दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल इज ऑल्सो डेवलप. इसको कोई ऐसा नहीं कि कोई पैदाइशी बच्चा पैदा हुआ, वाह क्रिकेटर पैदा हो गया है, या फिर मतलब कि बिजनेसमैन पैदा हो गया. नो, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बिजनेस को अच्छे से नहीं चला सकता. यू बट एनीवन विदाउट एनी बिजनेस एक्यूमेन कैन ऑल्सो रन द बिजनेस, अगर वो उस एक्यूमेन को, उस स्किल को डेवलप करता है. अगर आप डेवलप नहीं करते हो तो भाई आप नहीं करोगे. मतलब कुछ स्किल्स को आप सिस्टमैटिकली लर्न करते हो, एंड दैट कैन बी लर्न बाय एनीवन
It doesn't have any relevance कि the person has to be born like that. Second, law and lawful and purposeful activity. The object of an entrepreneurship is lawful. मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैं जो हूं मैम बिजनेस करता हूं गन का. नो, नो illicit business can be said as entrepreneurship. You might smile, you might think कि ऐसा भी कोई बोलता है. यस, बोलते हैं लोग, बोलते हैं. And once or twice when I heard this word and I used to think ऐसा भी कुछ होता है क्या, वैसे ही फेंक रहा है. And later on I came to know कि that was truth. We had one, मतलब मेरे स्कूल का था बच्चा, मतलब उसका तो एक अलग ही कहानी है which I cannot even think of. And that I was telling to my मतलब कल ही मैं बता रही थी कि हमारे स्कूल में कितनी स्ट्रिक्टनेस होती थी कि बच्चा एब्सेंट होता था तो घर से बच्चे को पकड़ के लेकर आते थे. बच्चे को घर से पकड़ के लेकर आती थी. द चाइल्ड कैन नॉट बी एब्सेंट. एंड दैट बॉय वाज वेरी, मतलब कि वो ना, मुझे पता भी नहीं था. आई जस्ट जॉइन द स्कूल फॉर 10th स्टैंडर्ड. तो he came to me and he spoke to me in a, I can't say rude, but a firm voice कि मैम, आई एम रजा मलिक, आपके इंग्लिश में मैं 40 मार्क्स लेकर आ जाऊंगा, आपकी नोटबुक में बनाऊंगा, बट डू नॉट पॉइंट मी फॉर एनीथिंग एल्स. मेरा वो पहला ही साल था एंड आई हैड जॉइंड इन सितंबर. तो मैंने कुछ बोला नहीं, सच में नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त में मैं थोड़ा सा बॉयज से बहुत डरती भी थी. और उस वक्त में हमारे स्कूल में गर्ल्स एंड बॉयज के अलग अलग सेक्शन थे, तो आई वॉज नॉट वेरी फ्रेंडली विद बॉयज. मुझे तो बॉयज को देखकर उनको लगता था उनको झापड़ वगार लगा के आ जाओ. मैंने उसे कुछ बोला नहीं. व्हेन द बोर्ड्स हैपेंड, तो पहला पेपर इंग्लिश का था. ही गेव द इंग्लिश पेपर, ही गेव द एसएसटी पेपर. हिंदी के पेपर में भी चला गया, साइंस का पेपर वो देने नहीं गया. तो व्हेन ही डिड नॉट गो, तो हम स्कूल में टीचर्स को डांट पड़ी. हमारे प्रिंसिपल मैम ने virtually she abused her, that go and bring that child from the school, from his home. बाद में ऐसे ही, मतलब मैं वो सारी कहानियां नहीं सुनाऊंगी. लेटर ऑन आई आस्क्ड हिम कि, ही सेड मैम मैं बिजनेस करता हूँ. मतलब when ये बात हो गई, then he was out of the school that year. And he said मैम मैं बिजनेस करता हूँ. आई सेड कि यू आर इन 10th स्टैंडर्ड. मतलब वो एक्चुअली वो 3 साल मतलब बड़ा था. He was not 15, he was 18 or 19. So I said, what kind of business do you do? And he said, ma'am, I supply arms. और मैंने उस चीज को इतने लाइटली लिया, क्योंकि स्कूल के प्रेमिसेस में एक बच्चा अगर ऐसा बोल रहा है तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, वो मजाक कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि उसका मजाक करने का भी हैबिट था. देन 2 days आफ्टर मुझे पता लगा कि उसका सचमुच में ऐसा ही बिजनेस है. एंड दे कॉल इट एज समथिंग कोका कोका, कुछ नाम था उसका. एंड आई वाज लाइक भाई, तो दैट इज नॉट entrepreneurship. That's not called as entrepreneurship कि मेरा बिजनेस है. Business means which there are certain legal activities. And entrepreneurship के अंदर जो तीसरा आपका जो तीसरी शर्त होती है वो होता है that you are innovating something. And मैंने जब ये समराइज करवाया था तो I gave you the example of जिवाजी or something like जियाजी, मतलब pickles. जितने भी आपके शार्क टैंक के अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं, दे आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ entrepreneurship. दे आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ entrepreneurship. वी हैव वन, मेरा अपना ही स्टूडेंट है फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट ओनली. हिज नेम इज हिमांशु गगरेजा. एंड व्हेन आई सॉ हिम ऑन द टीवी, माय डॉटर मैसेज मी, मम्मा ये हिमांशु गगरेजा. he and his wife, right now his wife is there, मतलब उनका वैसे तो बिजनेस था, लेकिन उन्होंने एक इनोवेशन लिया था and that was related to some cake and now it is very famous also. So something जो नया हो, something which is revenue enhancing, something which is
अप अवे फ्रॉम द रूटीन। तो आपको इनोवेशन होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रिएटिव इन द सेंस दैट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ वैल्यू। उसमें आप, जरूरी नहीं है आपकी चीज क्रिएटिव हो, आपका प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनमें आपने कुछ नया डाला हो। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ऑफ जुगाड़ू कमलेश। अगर आप लोगों ने उसको देखा नहीं है तो आई वुड डेफिनेटली से दैट वॉच ऑन द यूट्यूब चैनल जुगाड़ू कमलेश। यू विल अंडरस्टैंड दिस एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव। उनके गांव के अंदर जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको डालने के लिए उसने जो हाथों में, मतलब द वे, मतलब उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, उसको कैसे यूज करना, विद द साइकिल ओनली उसने उसको इनोवेट किया है। सो दैट मे बी कंबाइनिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Entrepreneurs produce goods and services that meets the needs and wants of society. This results in income and wealth generation. It involves innovation in production of new products, discovery of new market, sources of supply of input, technological breakthrough, as well as introduction of newer organizational form. आजकल क्या है, चीजों को बेचने का सबसे आसान तरीका है, यू सेल इट ऑन व्हाट्सएप, यू कैन सेल इट ऑन इंस्टा, यू कैन सेल इट ऑन एनी अदर सोशल प्लेटफॉर्म। ये आपका जो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉर्म है, ये भी एक तरीका है। देन अगर हम लोग कहते हैं सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ इनपुट्स, डिस्कवरी ऑफ न्यू मार्केट, यस, कहीं पर भी ना जाओ तो यूट्यूब में जाकर बेच लो सामान को, एंड यू कैन गेट न्यू थिंग्स, मतलब जो चीजें हम लोगों ने कभी पहले सोची नहीं है वो सब चीजें आती हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एक एंटरप्रेन्योर को जो प्रोडक्शन है, जो चीज वो बना रहा है, उसको उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, यानी कि उससे रिलेटेड जो सामान है, उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, उससे रिलेटेड जो फाइनेंस है, उससे रिलेटेड जो लोग हैं, उन सब चीजों को भी उसको इकट्ठा करना पड़ता है। प्रोडक्शन इंप्लाइज फॉर्मेशन, क्रिएशन ऑफ फॉर्म, प्लेस, time, personal utility, combined utilization of factors of production, land, labor, capital and technology। इन चारों चीजों को उसे देखना पड़ता, उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता। Entrepreneur in response to a perceived business opportunity mobilizes, मतलब पहले वो सोचता है कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है, फिर वो इन फैक्टर्स को, यानी कि लैंड को कहाँ से लाना है, लेबर कैसे अरेंज करना है, कैपिटल कितना डालना है, टेक्नोलॉजी मुझे कैसे यूज करनी है, इन सब पर अपना दिमाग लगाता। It may be pointed out that entrepreneur may not be possessing these resources. He may just have the idea, but he promotes among the resource providers. In an economy with a well-developed financial system, he has to find funding institution. अब ये जो फंडिंग इंस्टीट्यूशन है हमारे कंपनी में कौन होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, राइट। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे जो फंडिंग होते हैं वो हम नीचे पढ़ेंगे, क्राउड फंडिंग, एंजल इन्वेस्टमेंट, इन बिजनेस इंक्यूबेटर्स, बूट स्ट्रैपिंग, ये हमारे होते हैं इनमें फंडिंग। एंड रिपीटेडली टेलिंग यू, शार्क टैंक वॉच करिएगा, इट इज एंजल इन्वेस्टमेंट। आपका जो शार्क टैंक है वो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एंजल फंडिंग के अंदर आता है। जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन होते हैं वो कुछ पैसा और अपना दिमाग लगाते हैं ताकि इन नए बिजनेस को कुछ टाइम मिले टू ग्रो अप। they may enter into arranged contract of supply of equipment, material,
water, electricity, technology. What lie at the core of organization of production is knowledge about availability and location of resources and optimum way to combine them. Entrepreneurship में ये जरूरी है. He needs the negotiation skills to raise these. मतलब उसके पास ये दिमाग होना चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है, उसे ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मुझे लॉ मतलब कि सबसे सस्ता मुझे कहाँ से मिलेगा, उसको ये पता होना चाहिए कि लेबर मुझे कहाँ से सस्ता मिलेगा. एंड देन ही शुड हैव द स्किल टू कन्विंस ऑल दोज पीपल एंड वर्क फॉर हिम. रिस्क टेकिंग, इट्स जनरली, ये वाला पेपर में यहाँ पर भी आया है और उसमें भी आया है, CUET में इस साल भी आया था. It is generally believed entrepreneurs take high risk. Yes, opting for a career in entrepreneurship taking is मतलब कि take a bigger risk than involved in a career in employment or practice of profession. Because आप नौकरी पे गए, आपको 10, 15, 20, 25 हजार तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसमें हो सकता है पिछले पहले 2 साल तो आप जीरो जीरो पे जाओ. In practice, when a person quits a job to start on his own, he tries to calculate whether he would be able to earn the same or not. To an observer, the risk of quitting a well entrenched and promising career seems a high risk. But याद रखिएगा, अगर मैं कहती हूँ कि भाई मैं मतलब आई एम लीविंग माई जॉब एंड आई एम गोइंग टू ओपन माई ओन बुटीक, ठीक है, तो सामने से आप कहोगे मैम पागल हो गई है. सामने से 4 जने, 10 में से 4 जने मुझे बोलेंगे रमा हैज बिकम मैड. भाई कोई लगी लगाई जॉब को छोड़ता है? शी इज टेकिंग सो मच ऑफ रिस्क. अगर नहीं चला तो गया इसका मतलब कि बंटा धार. दिस इज व्हाट दे कॉल एज हाई रिस्क. लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं, एंटरप्रेन्योर इतना बेवकूफ नहीं है. ही हैज टेकन अ कैलकुलेटेड रिस्क. उसने कैलकुलेट किया है कि मैं कितने टाइम तक विदाउट पेमेंट रह सकती हूँ या रह सकता हूँ. उसने कैलकुलेट किया होगा व्हाट मतलब कि मैं नौकरी छोड़ू तो उससे क्या नुकसान है, मैं अपना खोलता हूं तो क्या फायदा है, तो उसने कैलकुलेट किया है. प्लीज मतलब कि रिमेंबर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दिस केम इन द CUET this year also. It's not high risk, it is a calculated risk. There are so sure of their capability that they convert 50% into 100%. They avoid situations with higher risk as they hate failure, as anyone would. They dislike lower risk as business ceases to be a game or fun. Risk, let's say financial stake, becomes a matter of personal stake where less than expected performance causes displeasure and distress. भाई अगर मेरा performance, if it is not equal to what I was earning before, that is going to give me trouble. तो इसीलिए हमेशा जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, बट हाँ रिस्क तो लेता ही है. So these are the features or characteristics of entrepreneurship. Very very important. और ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, these are the keywords which comes to identify. Now, as I said, हम लोग जब entrepreneurship ये वर्ड बोलते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर मान लो कि मैंने अपना मतलब कि if I have made something for myself, I've created something, I've created a design, I created a picture, I created a song, I created pickle. फिर मैंने बातों बातों में किसी को बताया,
मैंने बातों बातों में किसी को बताया, एंड दे पब्लिश्ड इट अंडर देयर ओन नेम, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा? There are so many cases on the very well known music directors, film directors, that they normally, उनसे जो स्टोरी राइटर्स होते हैं, वो लोग आकर अपनी स्टोरी सुनाने के लिए आते हैं, और उनकी स्टोरी को वो लेकर अपने पास रखते हैं, फिर अपने नाम से उसको पिक्चर बना देते हैं। कभी गूगल करके देखना, विल फाइंड द नेम्स। देर आर सो मेनी, मतलब कि सॉन्ग्स विच आर सेट टू बी द, मतलब जिसको जो है वो कहते हैं कि हमारा कॉपीराइट जो है उन्होंने ले लिया, उनके ऊपर जो है केस चलता है, फ्लिबिशिंग, दिस इज देयर। तो मेनी ऑफ दीज आर देयर। तो कैसे करें हम? हाउ टू प्रोटेक्ट माई ओरिजिनल वर्क? हाउ टू प्रोटेक्ट माई ओरिजिनल वर्क? आप लोग सामान खरीदते हो, लाइक यू आर बाइंग द टी शर्ट्स ऑफ बीइंग ह्यूमन, यू आर बाइंग द टी शर्ट्स ऑफ Puma, Adidas, then how do you know that this is original and this is fake? एंड उसके लिए हम लोगों को जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करके वी कैन अप्लाई फॉर। बट ये चीज हमें पहले से पता होनी चाहिए while वी आर बिकमिंग एन entrepreneur। लाइक डॉक्टर बनना तो हमें पता है कि भाई हमें किसी भी वक्त में जो है हाथ में चक्कू लेना पड़ेगा। If I'm becoming an engineer, then I need to work with the tools. If I'm becoming a lawyer, I should always remember all the law. तो मुझे अगर एक entrepreneur बनना है तो मुझे जो है IPR भी लेना पड़ेगा related to my business. For example, as I said, there are so many. We had one real life example in, मैं कह सकती हूँ मेरी फैमिली, मैं बोल सकती हूँ, because that child is my daughter's best friend. One day what happened is she had gone for an interview. So she's a fashion designer, so from NIFT. So she had gone to a, मतलब कि एक इंटरव्यू के लिए गई, एंड शी प्रेजेंटेड हर, मतलब एंड शी वाज, वो किसी उसके बिहाफ में गई। तो उसने पूछा गया कि तुम अपने, मतलब कि पुराने जहां पे काम करते कुछ ऐसा था। शी वाज आस्क्ड टू प्रेजेंट द डिजाइन। नाउ शी प्रेजेंटेड द डिजाइन। आफ्टर शी प्रेजेंटेड द डिजाइन, उससे बोला गया कि अपना फोन दो। अब वो थोड़ी है भी पागल सी, उसे फोन दे दिया। एंड देन शी वॉज आस्क्ड टू सेट इन अ क्यूबिकल, उसको एक क्यूबिकल में बिठा दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। देन शी वॉज सडनली सरप्राइज कि भाई ये क्या हुआ। एंड विद इन हाफ एन आवर पुलिस आ गई, एंड शी वॉज गिवन दैट कि शी हैज कॉपीड दिस। जो ओरिजिनल था, जिस कंपनी में वो एक्चुअल में गई थी, उन्हीं कंपनी का था। फिर उसने जो है, मतलब नाउ शी वॉज इन ट्रबल। शी इमीडिएटली कॉल्ड हर हस्बैंड एंड ऑल, एंड देन शी, मतलब किसी भी तरीके से उसका उस वक्त में हो गया। फॉर 3 months उसको जो है फैशन इंडस्ट्री से बार कर दिया गया, दैट शी कैन नॉट वर्क विद एनीवन। लेटर ऑन शी फाउंड दैट वो जो डिजाइन उसके पास थे, जो उसने दिखाए थे, जिस कंपनी के लिए वो पहले काम करती थी, उन्होंने उस कंपनी का चोरी कर रखा। तो दिस इज हाउ डिजाइनिंग ऑफ योर क्लोथ्स, आपका कोई भी बनाने का, इफ यू सी द इंग्रेडिएंट्स किसी भी चीज का, वो आप, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हो उसके जो इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके डिजाइन्स, इन सब के लिए देयर इज वन प्रोटेक्शन जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एंड अगर यू वांट दैट आपके डिजाइन को, आपके फॉर्मूला को, आपके गानों को कोई और ना मतलब कि करे, तो यू नीड टू टेक दिस। और उसके अलग अलग नाम होते। ओवर द पास्ट few 2 decades,
A major role in the there is a major role. Intellectual property is everywhere. The music you hear, the design of your car, the logo, और ये सब जो है ह्यूमन क्रिएटिविटी है. बुक्स, पेंटिंग, सॉन्ग, सिंबल, नेम, all inventions of creation begin with an idea. Once the idea becomes an actual product, intellectual property one can apply under Government of India for protection. The legal rights conferred on such products are called IPR. यानी कि आपके दिमाग का जो आइडिया था उसको प्रोटेक्शन मिला है, इसीलिए उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं. अब आईपीआर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? आप उसको अपने पास जिंदगी भर तक रख सकते हो. आप उसको कुछ टाइम के लिए किसी और को रेंट पर दे सकते हो. आप उसको कंप्लीटली बेच सकते हो. अब एग्जाम्पल, आपने मतलब कि एमिटी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे, they had created a car which I think was using the water or something like that. Now, how will the government produce that car? गवर्नमेंट उसको कैसे प्रोड्यूस करे? द गवर्नमेंट जो है उन स्टूडेंट से, अब वो कार का कुछ ना कुछ तो भाई फॉर्मूला होगा, है ना? तो यू इफ यू सी मेनी ऑफ द कार्स, इफ यू सी मेनी ऑफ द थिंग्स आर डिवाइस्ड, और स्पेसिफिकली इसलिए हम आईआईटी की बड़ी तारीफ करते हैं क्योंकि दे आर सम ऑफ दोज इनोवेटर्स. नई नई चीजें, इवन इन एजुकेशन आई थिंक उनके जो स्कूल्स हैं दे आर इनोवेटिव. तो इस कार की जो फॉर्मूला है कि भाई हाउ इट विल रन इंस्टेड ऑफ पेट्रोल, दे हैव टू सेल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब वो उसको पूरे तरीके से भी बेच सकते हैं, राइट? दे कैन सेल इट कंप्लीटली. आप रख लो और हमें इतने पैसा दे दो, उसके बाद मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते. दे कैन डू इट. सेकेंडली, दे कैन गिव द राइट फॉर सम पीरियड. आप 5 साल तक आप हमारे पेटेंट को यूज करना. 5 साल तक दे विल नॉट सेल दैट टू एनीबडी एल्स. लेकिन 5वें साल हो सकता है कि वो उस पेटेंट को किसी और को भी बेच सकते. तो दिस कैन बी डन. एंड ऑल ऑफ आवर जो भी हमारे पास होते हैं, लाइक इन्वेंशंस, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, जैसे आपके बुक्स हैं, इन पर आपके पब्लिश मतलब कि वो होते हैं कॉपी राइट्स. आप अपने एनसीईआरटी के बुक या जो भी बुक है उसको खोल के देखिएगा, उसमें लिखा, ये देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, आई डोंट नो, यू माइट नॉट, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है नॉट टू बी रीपब्लिश्ड. तो आपके बुक्स में लिखा होता है, दैट मीन्स इट इज अ कॉपीराइट. और अगर आपने इसे बिल्कुल ऐसे ही छाप दिया तो गया. सिंबल्स, जैसे आपके प्यूमा का सिंबल है, नेम्स, इमेजेस, डिजाइन्स, मतलब अलग अलग होते हैं. इनको हम अलग अलग तरीके से हम लोग करते हैं. Specifically, IPR refers to the creations of human mind like inventions, literary, artistic work, symbol, names, images, designs which we use in the business. IPR is broadly divided into industrial property, मतलब patent, trademark, industrial design, geographical indication. मतलब ये सारा हमारा सामान के लिए होता है. जैसे मैंने अभी आपको जो पेटेंट बताया, इंडस्ट्रियल डिजाइन बताया, पेटेंट आपके मेडिसिन का होता है. आ, सबको बुखार आता कभी ना कभी, सब लोग कभी ना कभी दवाई खाते हो. कोई कहता मैंने कॉम्बीफ्लैम खाया, कोई कहता मैंने पैरासिटामोल खाया, कोई कहता मैंने क्रोसिन खाया. अगर आप इसके केमिकल फॉर्मूलाज देखोगे ना, सबकी एक है.
द ओनली थिंग इज द पेटेंट इन अंडर विच, जो उनको जिस नेम से उनको दिया जाता वो उनको प्रोटेक्ट हो जाता. दिस इज वेयर पेटेंट कम्स. ट्रेडमार्क, आई हैड गिवन यू दिस एग्जांपल. अगर आपके घर में कोको कोला का बॉटल पड़ा हो या कोई भी, उसमें ऐसा या फिर टीएम ये लिखा होता है, यानी कि उस नाम को, वो जो ऐसा कोको कोला लिखा होता है, उसको और कोई कॉपी नहीं कर सकता. उस नेम से, उस सिंबल से सिर्फ वही कंपनी कर सकती. इंडस्ट्रियल डिजाइन्स आपके मशीनों के वगैरह. एंड जोग्राफिकल इंडिकेशंस. दार्जिलिंग टी पेपर में मैच द कॉलम में आता है. बनारसी साड़ी, कांजीवरम sarees. Now Kanjipuram is a geographical location. दार्जिलिंग इज अ जोग्राफिकल लोकेशन. और कुछ चीजों को हमने उनका नाम दिया, और ये सब हमारे आते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर. और दूसरा आता है आपका कॉपीराइट. जितनी भी लिटरेरी वर्क्स जो हम लिखते हैं, पोएम्स, मूवीज के स्क्रिप्ट, देन आपके आर्टिस्टिक ड्राइंग, नॉवल, प्ले, फिल्म्स, म्यूजिकल वर्क, फोटोग्राफ्स, आर्किटेक्चरल डिजाइन्स, ये सब कुछ हमारा आता है अंडर द कॉपीराइट. क्योंकि ये लिखने का काम होता है तो इसमें हम कॉपीराइट बोलते हैं. तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आपका आता है जो सामान, जिसको जिसको रखकर हम सामान बनाते हैं. एंड जो चीजें हम लिखते, गाना सुनते, ये सब चीजें जो है हमारे कॉपीराइट पे आता है. यानी कि उसको देखकर हम दोबारा नहीं लिख सकते, सिमिलर हम नहीं कर सकते. तो दीज आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि हमको मिला हुआ है फ्रॉम द गवर्नमेंट. लेकिन अलग बात यह है कि आर वी यूजिंग इट, एंड इफ वी यूज इट, इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अस. भाई आप यूज करोगे तो भाई बिल्कुल है. भाई कोको कोला का एक मतलब कि दे हैव वन स्ट्रिक्ट रूल. दे हैव वन स्ट्रिक्ट रूल दैट जो कोको कोला की जो फैक्ट्री है, मतलब द वन ओरिजिनल दैट्स इन यूएस, व्हेन कोको कोला का जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं वो ओनली द ओनर एंड द पर्सन, सिर्फ वही अंदर जा सकते. एंड व्हेन दे सेल इट आउट, जब वो अपने पेटेंट को सेल करते हैं, तो दे हैव स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस. दे हैव स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस. और इसीलिए अगर आप देखोगे ना, तो कोको कोला का टेस्ट जो है वो पेप्सी या फिर आपके थम्स अप जैसा नहीं होता है. सो दिस इज हाउ द आईपीआर, मतलब कि जो ट्रेडमार्क है या फिर आपके पेटेंट्स हैं या फिर आपके, इनको दिया जाता है. अब मूवीज बनती है फॉर एग्जाम्पल, फॉर आप बच्चों के लिए मूवीज बड़ा इजी है. इफ यू सी, सम ऑफ द सॉन्ग्स आर रिक्रिएटेड इन अदर मूवीज. पुरानी मूवीज के गाने होते हैं वो नई मूवीज में डालते हैं. कई बार वो बिना पूछे डाल देते हैं और वो कंट्रोवर्सी में आ जाता है. दैट इज बिकॉज दे हैव वायलेटेड द आईपीआर. और कई बार दे टेक द परमिशन. लाइक आपकी कई मूवीज हैं, डॉन मूवी जो अमिताभ बच्चन जी की थी, दैट वाज वंस अगेन मेड बाय, मतलब की विद शाहरुख खान. तो दैट वाज अ कॉपीराइट. एंड पहले कॉपीराइट को लिया गया, उनसे परमिशन ली गई जो डायरेक्टर थे. कैन वी रिप्रोड्यूस इट? And after payment of certain money, they can reproduce it. So this is where आपका होता है. और अगर आपने नहीं किया तो what will happen is आपका ओरिजिनल होगा और कोई और उसको उड़ा के लेकर चले जाएगा. That is where IPR comes, a very important part. So today we have done what is entrepreneurship, what is an enterprise. जो इसको लेता है उसको हम बोलते हैं entrepreneur. ऑन्टरप्रोनरशिप के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, दैट इज अ सिस्टमैटिक एक्टिंग, सॉरी एक्टिविटी, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े.
Then we have also come to the introduction of intellectual property rights, which helps an entrepreneur कि वो अपने उस innovation को अपने नाम से ही produce करे. We would be moving further कि why do we need these IPRs, types of IPRs, and then how we get the funding also. That's also one part that we should always remember. वैसे तो आपके पेपर के अंदर नहीं है, बट आई जस्ट गिव यू अ जिस्ट. मतलब अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस only you have the types of IPRs. You don't have the types of finances, but I'll just give you a gist ki what are the types of finances that we get while we go for entrepreneurship.